हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सोमालिका पाल, सीनियर कंसल्टेंट नियोनेटोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियन, क्लाउड9 हॉस्पिटल कैलाश कॉलोनी, न्यू दिल्ली। मैं आज बात करने वाली हूँ हियरिंग लॉस जो कि इन्फेक्शंस के वजह से कॉज होती है। सुन के आश्चर्य लगा? यस, हियरिंग लॉस इन्फेक्शन के वजह से भी हो सकता है। दिस इन्फेक्शन ये प्रेगनेंसी के दौरान आपको अगर इन्फेक्शन होती है तो भी आपके वूम में बढ़ते बच्चे को अफेक्ट कर सकता है, या बच्चे के पैदा होने के बाद अगर बच्चे को कुछ इन्फेक्शंस हो तो भी हियरिंग लॉस का खतरा होता है। कॉमनली प्रेगनेंसी के दौरान जो वायरसेस या ऑर्गेनिजम्स हियरिंग डेफिसिट कॉज कर सकती हैं उनमें सबसे कॉमन है साइटोमेगालोवायरस। साइटोमेगालोवायरस एक बहुत ही कॉमन वायरस है एंड मोस्ट ऑफ अस आर ऑलरेडी इम्यून टू इट। हमें वो वी आर ऑलरेडी एक्सपोज्ड, और अगर टेस्ट की जाए तो हम ऑलरेडी वी आर इम्यून, वी ऑलरेडी हैव द एंटीबॉडीज़। लेकिन अगर आप नहीं हैं और आप वल्नरेबल हैं और प्रेगनेंसी के दौरान आपको साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन होती है तो चांसेस हैं कि बच्चे को, बढ़ते हुए बच्चे को अंदर वो वायरस जाके अफेक्ट कर सकता है और कई तरह के मैनिफेस्टेशंस कर सकता है, इंक्लूडिंग हियरिंग लॉसेस। साइटोमेगालोवायरस अगर पैदा होने के बाद बच्चे को इन्फेक्शन हो तो भी हियरिंग लॉस का खतरा होता है। ये एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं, इन्फेक्शियस कॉजेज़ हैं हियरिंग डेफिसिट के। ज़्यादातर केसेस ऑफ हियरिंग लॉसेस वुड बी जेनेटिक, 50% केसेस जेनेटिक होती हैं, लेकिन इन्फेक्शन एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है और उनके अंदर साइटोमेगालोवायरस रिमेन्स द मोस्ट कॉमन कॉज। साइटोमेगालोवायरस के अलावा रूबेला वायरस इन्फेक्शंस इन प्रेगनेंसी, टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी, हर्पीज वायरस इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी, इस तरह के कई और इन्फेक्शंस के अंदर भी बच्चों को हियरिंग डेफिसिट्स वूम के अंदर से ही मैनिफेस्ट हो सकती है। रूबेला वायरस रिलेटेड हियरिंग लॉसेस फॉर्चुनेटली कम हो रही हैं क्योंकि आजकल वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स रूबेला को एड्रेस करती हैं, ताकि जब तक एडोलेसेंट गर्ल्स या मैरिजेबल एज की लड़कियां हों, मोस्ट ऑफ देम आर नाउ इम्यून टू रूबेला। बट अगर नहीं है और प्रेगनेंसी के दौरान, स्पेशली अर्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगर किसी को रूबेला वायरस इन्फेक्शन होता है, द चाइल्ड इज एट अ सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ रूबेला सिंड्रोम इंक्लूडिंग हियरिंग लॉस। कंजेनाइटल हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स जो कि OAE, स्वस्थ टर्म फुल टर्म बच्चों के लिए OAE के द्वारा, या अगर बच्चा प्री टर्म है या NICU में रहा है या कोई फैमिली हिस्ट्री हियरिंग लॉस की है या इस तरह के इन्फेक्शन हम सस्पेक्ट करते हैं, तो AABR के द्वारा हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स करनी चाहिए। इनफैक्ट यूनिवर्सल हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स आर रिकमेंडेड, और ये हियरिंग डेफिसिट्स जो हैं हमें आइडेंटिफाई कंजेनाइटल हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स के द्वारा फर्स्ट मंथ के अंदर प्रेफरेबली कर लेना चाहिए, ताकि अगर कोई रेफरल मिले या अगर कोई सस्पिशन हो हियरिंग लॉस की तो आगे डायग्नोस्टिक टेस्ट विद इन द नेक्स्ट मंथ, दैट इज़ 2 मंथ्स के अंदर डायग्नोस्टिक टेस्ट होके बच्चा जल्द से जल्द अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स के अंदर जा सके। जितनी जल्दी हम हियरिंग लॉसेस को करेक्ट कर सकेंगे, डिपेंडिंग ऑन द कॉज, जो भी वजह है हियरिंग लॉस की, चाहे वो नर्व रिलेटेड हो या कंडक्टिव लॉसेस हो, जो भी हियरिंग लॉस का वजह है वो अगर हम जल्द से जल्द एड्रेस कर सकते हैं तो बच्चे के डेवलपमेंट और स्पेसिफिकली लैंग्वेज डेवलपमेंट या स्पीच डेवलपमेंट को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद ड्यूरिंग चाइल्डहुड भी कई सारी इन्फेक्शंस बच्चे के अंदर हियरिंग लॉस कॉज कर सकता है। अगेन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज रिमेन साइटोमेगालोवायरस, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान हो या बाद में हो, डिलेड या लेट ऑनसेट हियरिंग लॉसेस कर सकता है। इसीलिए ड्यूरिंग योर चाइल्ड ग्रोइंग एज ऑल्सो, जब आप अपने पीडियाट्रिशियन से मिलते हो, वेलबी विजिट्स में जाते हो, रूटीन क्वेश्चनर के थ्रू हम उसके हियरिंग माइलस्टोन्स को भी एलिसिट करने की कोशिश करते हैं। और अगर एज पेरेंट्स आपको कभी भी ऐसा कोई कंसर्न लगता है दैट देयर इज़ अ हियरिंग इशू विद योर चाइल्ड, वो ठीक से बात नहीं करता, एडिक्वेट बैबलिंग नहीं है, जो एज अप्रोप्रिएट बच्चे जिस तरह से बातें कर रहे हैं, या लैंग्वेज क्लियर नहीं है, स्पीच क्लियर नहीं है, या सुनता नहीं है, या साउंड्स को रिस्पॉन्ड नहीं करता एडिक्वेटली, then you should immediately get in touch with your pediatrician, ताकि subsequent hearing tests हम बच्चे को सब्जेक्ट कर सके उसके थ्रू। बच्चे के अंदर डिलीवरी के बाद इन अ बेबी जो इन्फेक्शंस कॉमनली हियरिंग लॉसेस करती हैं, अपार्ट फ्रॉम साइटोमेगालोवायरस, एनी बैक्टीरिया और वायरस जो कि ब्रेन या उसके लाइनिंग दैट इज मेनिंजेस को अफेक्ट करे। सो अगर आपके बच्चे को मेनिंजाइटिस या एनकेफेलाइटिस जैसी बीमारियां हुई है जिससे कि वो रिकवर करा हो इधर ड्यूरिंग द न्यूनेटल पीरियड, फर्स्ट मंथ के दौरान या सब्सिक्वेंटली, देन द चाइल्ड इज एट अ वेरी हाई रिस्क ऑफ हियरिंग लॉसेस। सो इन बच्चों के अंदर भी हम हियरिंग स्क्रीनिंग रेकमेंड करते हैं। द इन्फेक्शन के वजह से भी हियरिंग लॉस होती है, और कई बार जो एंटीबायोटिक्स एक्सेट्रा बच्चे को NICU में देनी पड़ती है, उनके अंदर भी हियरिंग टॉक्सिसिटी करने की, नर्व टॉक्सिसिटी करने का पोटेंशियल होता है। सो आइडली दे शुड गो फॉर हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स। ड्यूरिंग
चाइल्डहुड जो इन्फेक्शंस, अगेन द कॉमन कॉजेज ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ब्रेन जो मेनिंजाइटिस को ब्रेन को अफेक्ट कर सकती है उसके लाइनिंग्स को, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया एंड स्ट्रेप्टोन्यूमोनी बैक्टीरिया, ये दोनों बैक्टीरिया हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर कवर्ड है, हम इनके अगेंस्ट बच्चों को वैक्सीनेट करते हैं। सो ये बीमारियां नॉट जस्ट हियरिंग लॉसेस, दे कॉज वेरी सिग्निफिकेंट इलनेस। सो सिस्टमिक इन्फेक्शंस, स्ट्रेप्टोन्यूमोनी के अंदर निमोनिया भी, ब्रेन इन्फेक्शंस इन हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी और स्ट्रेप्टोन्यूमोनिया और उनके एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि हियरिंग डेफिसिट हम प्रिवेंट कर सकते हैं या प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर बच्चे को बार बार फ्रीक्वेंट ईयर इन्फेक्शंस हो रही हैं, बार बार रेकरेंट ASOM ओटाइटिस मीडिया हो रहा है, जो कि कान का दर्द होता हो, ईयर पस डिस्चार्ज हो रही हो कान से, सो दे कैन ऑल्सो अगेन कॉज हियरिंग लॉसेस। मैस्टॉइडाइटिस अगर हो रही है डेवलपिंग ब्रेन को, स्पेशली अगर बढ़ता हुआ बच्चा व्हेन दे आर लर्निंग टू स्विम, या कोई ऐसी रिस्क फैक्टर अगर फ्रीक्वेंट है, सो दे ऑल्सो कैन लीड टू रेकरेंट हियरिंग लॉस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी इस तरह के कोई इन्फेक्शंस हो, आप अपने पीडियाट्रिशियन से टच में रहिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि आपको किस तरह के, हाउ यू शुड मॉनिटर। और कभी भी ऐसी कोई शंका लगे कि उसकी हियरिंग कहीं अफेक्टेड तो नहीं है, प्लीज़ डोंट उसको दबाइए मत, उस डाउट को अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, ट्राई एंड फाइंड आउट इफ दैट इज़ द केस। एंड इन मोस्ट केसेस आपके बेबी के लिए हम हियरिंग स्क्रीनिंग या डायग्नोस्टिक स्क्रीनिंग टेस्ट रिकमेंड करेंगे, ताकि वी कैन आइडेंटिफाई दिस हियरिंग डिसऑर्डर्स अर्ली, क्योंकि जितनी जल्दी हम अर्ली बच्चे के अंदर इनको करेक्ट कर सकते हैं या उनके हियरिंग को एड कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा बच्चे की लैंग्वेज एंड स्पीच डेवलपमेंट को हम टाइमली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।